आप सभी लोग कैसे हैं? मैं मोनिका आज एक और सेशन के साथ फिजिक्स के, और आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये इतना इम्पॉर्टेंट, इतना इजी, और आपको देखोगे कि आपको पूरा का पूरा सेशन जब हम करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। जो भी चीज़ आपको प्री रिक्वेस्ट में चाहिए वो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं जैसे जैसे सेशन चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। चलिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं वर्क, एनर्जी और पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास किसकी? कार्य की, है ना। देखो, हमारे पास जब हम कहते हैं, जब हम काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप दिमाग से कोई काम कर रहे हो, पूरा दिन लगे हुए हो पढ़ाई करने में, फिर हम कहते हैं हमने काम किया। पर हमारी फिजिक्स के लैंग्वेज में आपने काम किया या नहीं किया वो डिपेंड करता है। किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे। कौन कौन से दो फैक्टर्स पे? फर्स्ट फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो, अगर वो फोर्स उसी डायरेक्शन में है जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो, यानी कि बल, जिस आप ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, जो आप वस्तु लेके चल रहे हो, बल उसी वाली दिशा में जिस दिशा में आप उसे मूव करवा रहे हो, चला रहे हो, तब आप कहोगे कि उस ऑब्जेक्ट पे, उस वस्तु पे हमने क्या करा है? वर्क करा है, यानी कार्य करा है ना। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, जब उसे डिस्प्लेस किया जा रहा है, एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये देखो, ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पास लाइन है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर आपने ये नहीं कही तो हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी रहेगी। ये नहीं कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, और आपने कह दिया कि वर्क हमारा हुआ है, यानी कि कार्य हमारा हुआ है। कैसे? देखो, अगला ही पॉइंट आपको दिख रहा है, वर्क डन इज जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो हमारे पास वर्क क्या होगा? जीरो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना लग रही हो, तो तब आपके पास फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, जो काम यानी कि वर्क होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, ऐसी फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो उससे किया हुआ उस फोर्स के जो आप वर्क मानोगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? देखो, हम एक केस लेके चलते हैं। सपोज करो ये हमारे पास है पुली, ठीक है। आपने क्या करा है, इसके हेड पे एक लोड रखा हुआ है। अब लोड रखा हुआ है तो हम इसमें फोर्स मानेंगे। क्या फोर्स मानेंगे? मान लिया इसका मास m था, तो फोर्स कितनी होगी? mg। ये इसका बल जो इस वस्तु का है, इसके सिर पे लग रहा है ना। अब ये जा कहाँ रहा है? इधर, इस दिशा में, है ना। तो विस्थापन कहाँ आएगी इसकी? इस दिशा में। फोर्स यहाँ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 का। तो आप कहोगे ये कूली कोई भी काम नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तब भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। देखो, आपने कहा कि फोर्स क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। यही मान के चले। तो देखो, अगर सपोज करते हैं, हम जनरल केस ले लेते हैं, किसी एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं। किससे? एक्स एक्सिस से। हमने एक हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन से, प्लेन से, हमने कहा कि आपके पास ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब हमें पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कि आप क्या ले सकते हो, इसके दो कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और हमने देखा था अगर पैरेलल कंपोनेंट है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो क्या आएगा? एफ साइन थीटा। वर्क डन क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है? पैरेलल कंपोनेंट। तभी हम लिखते हैं वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज इक्वल्स टू एफ पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एफ, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो उसने चला है, तो एफ डी कॉस थीटा। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब भी कोई भी दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं
तो उसकी क्वांटिटी यानी कि वर्क डन वो क्या होती है, स्केलर होती है। इसका नाम ही स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसको अगर हम लिखेंगे डॉट को हटा के सिंपल प्रोडक्ट में लिखते कैसे, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा जो आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल यही वाला, ये देखो ये कॉस थीटा आपके पास वैल्यूज ले सकता है, आपको पता है कहाँ से कहाँ तक ले सकता है, -1 से 1 ले सकता है ना। तो इस हिसाब से वर्क डन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, है ना। तो देखो फर्स्ट केस देखते हैं, जो हमने वो आपके पास कूली वाला भी करा था फर्स्ट स्लाइड में। अगर आपके पास फोर्स नॉर्मल फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हम लेके चल रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है इससे इस ब्लॉक पे वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि आपके पास थीटा क्या है, 90 डिग्री। और अभी हमने देखा था वर्क डन एफ एस कॉस 90 क्या दे देगा, 0। अगला केस करते हैं, सेकंड केस, फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रही है, यानी कि अब दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी और ये भी। तो क्या आ जाएगा अब, एफ एस, खाली एफ एस, क्योंकि cos 0 तो क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा एफ एस, पॉजिटिव वर्क डन। अगला केस कि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रही है, तब क्या करें, तब आपके पास एंगल कितना बन रहा है 180। तो हम क्या लिखें, वर्क डन एफ एस कॉस 180, यानी कि क्या हुआ माइनस एफ एस, नेगेटिव वर्क डन हुए ना, 3 वर्क डन। अब इसके थोड़े से हम केसेस लेके चलते हैं, एक आप पहले ही लेके चल चुके हो कूली वाला, एक और भी होता है, हम सर्कुलर मोशन में उसको और डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो होता क्या है, अगर मैं प्लैनेटरी मोशन को परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलूं जिसमें वो प्लैनेट मूव कर रही है, ठीक है, तो हमने अगर इसका परफेक्टली ऑर्बिट जो है मून ही मान लेते हैं, हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, हमने मान लिया, तो ये मून जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल टू द पाथ एट एवरी मोमेंट, हमेशा। और आपके पास जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ लग रही होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ये है एफ, ये है v की भी डायरेक्शन, और v यानी कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की भी। इन दोनों के एंगल क्या हो गया बीच में, 90। तभी आपके पास क्वेश्चन भी आता है, हमने 9th स्टैंडर्ड की बुक में भी देखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्लैनेट इज 0. Why? Because force and displacement they are at 90 degree angle to each other, है ना। ओके और नेक्स्ट केस आपके पास क्या था, 0। ये तो सिंपल है, मैंने अप्लाइड फोर्स ऐसे करा, अप्लाई करा, वो ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में गया, तो कैसा वर्क डन करा है मैंने, पॉजिटिव वर्क डन, राइट। ये वाला केस कब आएगा, ये वाला केस है कि मैं मूव आगे कर रही हूँ, फोर्स मेरे पीछे लग रही है, कैसे। तो हमने इसका पिछले ही लेक्चर में करा था आपके पास कि आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मैं आगे चल रही हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जा रही है, मुझे अपोज कर रही है पीछे की तरफ, है ना, ऐसे पीछे की तरफ खींच रही है। तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन फोर्स ने जो मेरे ऊपर वर्क करा है वो कैसा होगा, नेगेटिव। एक स्ट्रिंग ले लो, ये स्ट्रिंग है, सपोज मैंने इसको खींच के रखा, अब खींच के रखा, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, ये मैंने अप्लाइड फोर्स करी है। उसके बाद ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, कहाँ खींचने की कोशिश करता है, बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस पे क्या वर्क डन कर रही है, ऑपोजिट फोर्स कहाँ है, पीछे, मेरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ। तो रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से भी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो हमें इससे पता चला कि आपके पास कैसे कैसे 3 वर्क डन आएंगे। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो अनडाउटली वर्क डन इज 0। जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 होगी तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास कॉस इधर पॉजिटिव आता है। जब थीटा की वैल्यू 180 तक 90 से लेके होगी तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा नेगेटिव। सो ये 3 टाइप के वर्क डन हमने पढ़ी है। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है हमारे वर्क की। वर्क की यूनिट होती है आपके पास जूल, कौन सी, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में हमारे पास जूल होती है इसकी यूनिट, ठीक है। अभी पढ़ा आपने वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, यानी कि फोर्स की क्या है यूनिट, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, न्यूटन मीटर, सॉरी।
आपके पास तो क्या आ जाएगा, 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन के केस में, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। आप अगर 1 जूल पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि हम उसको दूसरे वेज में कैसे लिख सकते हैं, ये भी एसआई सिस्टम में। आगे अर्ग्स इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में आपके पास वर्क डन की यूनिट क्या होगी, अर्ग। और क्या रिलेशन होता है इसमें, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन है एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम ऑफ वर्क या एनर्जी की आपके पास यूनिट्स में, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दो फोर्सेस। अगेन हमने इसके बारे में थोड़ा सा इनसाइड डिस्कस करा था, एक हम लेके चले थे कि कॉन्सेप्ट आपके पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में हमने फ्रिक्शन फोर्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था। अब इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, देखो क्या मतलब होता है। पहला है कंजर्वेटिव फोर्स। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कई बार सबको पता होता है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एक पाथ डिपेंडेंट है एक पाथ इंडिपेंडेंट है। याद कैसे रखें, देखो इसको, कंजर्वेटिव फोर्सेज आपके पास वो फोर्सेज होती हैं जो, जिसको बताने से पहले हम डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास अगर सपोज करो कंजर्वेटिव टाइप के पीपल हैं, इंग्लिश वाला कंजर्वेटिव वर्ड जो पुराना ख्यालात या चलो स्टीरियोटाइप्स ना सही, ऐसे जो नुक्ताचीनियां निकाले कंजर्वेटिव, जिनको नई चीजें पसंद नहीं आती, ये कैसे ये कैसे ये कैसे, है ना। तो हमारी फिजिक्स उल्टी है। हमारी कंजर्वेटिव देखो कैसे होंगी फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगी जो पाथ इंडिपेंडेंट होंगी। क्या होंगी, कंजर्वेटिव पाथ इंडिपेंडेंट। कोई मतलब ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता हो फिक्स कौन सा है। और जब आपके पास ऐसा कोई पाथ हो जो आपके पास इंडिपेंडेंट हो, मतलब ऐसी कोई फोर्सेस हो जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो वो कैसी फोर्सेस होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके पास कैसे होती है, पाथ डिपेंडेंट। उनको फर्क पड़ता है आप कौन से पाथ से जाते हो और कौन से नहीं। ठीक है, ये ब्रीफली देखो अभी देखते हैं, कोई नहीं डिस्कस करते हैं हम बिल्कुल अच्छे से, पर इसके बाद मत भूलना कभी भी। देखो एक फोर्स तब कंजर्वेटिव कहलाती है जब या तो वर्क डन बाय, जब उससे वर्क डन करा जाए उसके खिलाफ या उसके डायरेक्शन में, बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस of the body and not on the nature of the path followed. In short, what are they? They are path independent. What are they? Path independent. कौन, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट। देखो यानी कि अगर मैं इसको बताऊं तो ऐसे कोई ले लो पाथ, यहां से लेके यहां तक, ऐसे कोई पाथ ले लो या फिर ऐसे ले लो, मेरे को सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। ठीक है, ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं, ऐसी फोर्सेस देखो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी है। अगर सपोज करो मैंने इसको यहाँ तक लिफ्ट कर रखा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करा है ना, तो इसमें आपके पास स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होगी, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं mgh। mgh अगर इसमें अगर आपके पास लेके चले हम एनर्जी स्टोर है, तो mgh को क्या फर्क पड़ता है। आप चाहे मेरे लिए लिफ्ट से आओ, सेकंड फ्लोर है सपोज करो, आपको कहीं सेकंड फ्लोर पे पहुंचना है, आप मेरे लिए लिफ्ट से आओ सेकंड फ्लोर पे या स्टेयर्स से आओ, मेरे लिए दोनों वर्क डन, चाहे कोई बच्चा लिफ्ट से आया चाहे वो स्टेयर्स से आया, जब तक उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है वर्क डन सेम रहेगा। और ऐसी फोर्सेस जिसके लिए वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो फोर्सेस कैसी होती है, कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसका आपके पास पार्ट, काउंटर पार्ट, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। यानी कि ये कैसे होगी, ये होगी हमारी पाथ डिपेंडेंट, और ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, इसके एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, लास्ट टाइम भी बताया था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एयर रेजिस्टेंस, ये नॉन कंजर्वेटिव। टेंशन इन द कॉर्ड, ये भी नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल नॉन कंजर्वेटिव होगी, सरफेस पे डिपेंड करता है वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, हार्ड है, कैसा है। तो सरफेस पे अगर पाथ पे डिपेंडेंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, वर्क करना उसको, तो क्या होता है वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है, जब आप पाथ को कंसिडरेशन में लेके चलते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एनर्जी। अभी हमने एनर्जी को पहले यूज करा था थोड़ा सा, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे।
एनर्जी आपके पास देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई हमने ह्यूमन बीइंग ले लिया, हम कहते हैं उसमें बहुत एनर्जी है। बहुत एनर्जी से हमारे पास क्या मतलब है कि अगर मैं कोई उसको वॉक करने के लिए दूंगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा वॉक करेगा, ज्यादा एनर्जी है तो, है ना। अगर किसी में ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा वर्क करेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है एनर्जी की, हमने बहुत बारी भी करा है, आपके पास 11th-12th में जितनी डेरिवेशन आती है आप सारा क्या करते हो, जब भी आपको कोई भी एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या कोई भी एनर्जी निकालनी हो, क्या करते हो, पहले वर्क डन निकालते हो, फिर कहते हो दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मच एनर्जी, जो भी आपने निकालनी होती है, करते हैं ना। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। बस इतना सी बात है ना। यानी कि कितना आप काम कर सकते हो, कितनी क्षमता है आपके अंदर कार्य करने की, उतनी आपके अंदर क्या है, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, है ना। ओके, तो अगर दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब कि जितना ज्यादा वर्क डन उतनी ज्यादा एनर्जी, या जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क डन, तो आपके पास यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो बिल्कुल है, एसआई यूनिट एनर्जी की क्या है, जूल। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट है, सीजीएस में अर्ग्स, एक थर्मोडायनेमिक में हीट में जब हम लेके चलते हैं तो कैलोरी भी आती है, ठीक है। और फिर 1 किलोवाट आर, किलोवाट आर आप भी देखेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है ये, इसको बल्कि देख ही लेते हैं, देखो किलोवाट आर, यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें बिजली के जो भी आपके पास बिल वगैरह होते हैं इसी में निकालते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आगे यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करूं तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, वो हम किससे बताते हैं, ईवी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन एनर्जी हो, वर्क डन हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी ml2 t-2, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो आप, mgh से निकाल लो, हाफ mv² से निकाल लो, या आप f.s से निकाल लो, जो कि निकाल लेते हैं, वर्क डन करा है अभी हमने। तो ml t-2, ये मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इसको, फोर्स को। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट किसकी है, लेंथ की, तो क्या आ जाएगी ml2 t-2, राइट। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो ये, तो हमारे पास जो एनर्जी हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इवन आप कंजर्वेशन की भी बात करते हो कि कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो कौन सी एनर्जी कंजर्व्ड है इसमें हम मानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसका हमने एग्जाम्पल भी कर रखे हैं। आपके पास ऐसे अगर बॉल है, बॉल को आपने ऊपर थ्रो करा, मैक्सिमम पे हाइट पे जाने के बाद v0 हो जाता है, v0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड तब क्या होता है, हाइट गायब, हाइट गायब तो पोटेंशियल एनर्जी गायब, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस, अगर नहीं आ रहा देखो, क्लिक नहीं हो रहा तो, कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम इज मैकेनिकल एनर्जी। फाइन, व्हाट वी मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो मोशन में है, यानी कि मूविंग है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0। मैं थोड़ा मूव करने लग जाऊँ, वर्क आगे मूव करूँ, या कहीं पे भी आपके पास मेरी थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ गई तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मैं भागने लग जाऊँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, जो आप लिख के आते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। एनर्जी भी कैसी है आपके पास, क्वांटिटी है, स्केलर, बिल्कुल स्केलर है। यहाँ पे ये जो आप v का स्क्वायर लिख रहे हो, ये कोई डायरेक्शन, बेशक से ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन नहीं आती इसमें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कैसी है, आपके पास क्वांटिटी, एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपके पास क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम यानी संवेग, हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और आपके पास वेग का प्रोडक्ट, है ना। देखो तो इसमें हम क्या करते हैं, याद करना है, ये बिल्कुल याद करना है, अभी मैं बस बता रही हूँ, अगर इन केस कभी अगर
कोई डाउट हुआ तो आप कैसे निकाल के देख सकते हो। ये mv है या mv स्क्वायर है, तो एक m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक m से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करा देखो, ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया p स्क्वायर बाय 2m। यही रिलेशन होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज 2m काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा एक ही है अंडर रूट। ये दोनों रिलेशन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप में पोटेंशियल है, अभी तक आपने काम नहीं करा पर आई कैन सी योर पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड टाइप की एनर्जी होती है जो जैसे ही मौका मिले आपको क्या करके देगी, किसी और एनर्जी में कन्वर्जन। जैसे अगर ये आपके पास हाइट पे रेज है, तो मैंने जितनी हाइट से इसको ग्राउंड फ्लोर से रेज कर रखा है उतनी इसमें क्या स्टोर है, उसी हाइट की वजह से एनर्जी स्टोर है। और कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh मास ऑफ दिस बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वजह से अर्थ इसे खींच रहा है, और हाइट ग्राउंड से, सरफेस ऑफ अर्थ से, वो बन जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ये नीचे गिर जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड और हीट एनर्जी में। सो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी किसी ना किसी में कन्वर्ट होती रहेगी, है ना। दैट्स व्हाई वी से एनर्जी इज कंजर्व्ड। कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसके अलावा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम देखते हैं, जिसको हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। बाकी ये हम ऑसिलेशन और वेव्स में इसमें अच्छे से इस पे लाइट डालेंगे। अभी आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्मूले से ही काफी सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, आप देखना। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये सिंपल सा आपके पास ट्रिवियल सा केस है जो हम यूजुअल लाइफ में देखते हैं, बस उसे प्रिंसिपल के फॉर्म में कई बार आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल 1 2 3 4 विच वन इज करेक्ट, है ना। तो देखो इसमें हम क्या कहते हैं, सपोज करो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले इनिशियली रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे 0 मीटर पर सेकेंड, मास कोई भी हो, चलो m ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने इसको कोई फोर्स लगाया, वर्क करा इस पे, तो उसकी वजह से आपके पास इसकी वैल्यू ले ली हमने v की 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होगी, तो 0 होगी, हाफ mv स्क्वायर 0, है ना। और इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालें तो आपके पास क्या होगी, हाफ जो भी इसका मास होगा और 5 का स्क्वायर ये होगा। पर जो वर्क डन आपने इस पे करा है वो किसके इक्वल हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यही आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल की वजह से वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा, अगर आप एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि W इज इक्वल्स टू kf माइनस ki, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पावर। अभी हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, अब आती है पावर की बात। देखो एनर्जी और वर्क थोड़े से वो तो आपके पास रिलेटेड थे, है ना। अब अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर को आप कैसे कह सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, पावर सिर्फ आपके पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक वर्क डन, 2 स्टूडेंट है आपके पास, वो वर्क कर रहे हैं, जिसने प्रोवाइडेड वर्क जल्दी कर लिया उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो क्या है, पावर ऑफ अ पर्सन या फिर मशीन कैसे डिफाइन कर सकते हो, टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। क्योंकि आपके पास एनर्जी और वर्क डन इंटर कन्वर्टिबल है, तो कई बार आप इसमें ये फॉर्मूला भी यूज कर लोगे, W/T की जगह E/T। कौन सा E, अब ये हो सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो वो, या फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो वो, तो वो डिपेंड करता है ऑन द सिनेरियो कि क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रखा है, ठीक है। एक आपके पास एक और भी फॉर्मूला है, देखो इसका FV, काफी बार आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। वर्क डन अभी हमने देखा था क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, V, है ना। तो F.V ये भी आप लिख सकते हो, पावर को, पावर का फॉर्मूला F इंटू V भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड, है ना। और 1 किलोवाट आर जो हमने अभी कमर्शियल यूनिट देखा था, किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, है ना। और कभी कभार आपके पास इसको कर ही लेते हैं, देखो कमर्शियल यूनिट में आपके पास रिलेशन पूछ लेते हैं, 1 किलोवाट आर इंटू जूल,
क्या वैल्यू होती है इसकी, ये बिल्कुल भी वहां पे करके नहीं देखना, आपको याद होना चाहिए। अभी बताते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, एनर्जी, यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी, और पावर इनटू टाइम को हम लिख सकते हैं एनर्जी, अभी देखा था, P इज इक्वल्स टू E बाय T, राइट। तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। पावर आपके पास अगर वॉट में हुई और टाइम आपके पास सेकंड में हुआ, तब आप एनर्जी किस में लिखते हो, 1 जूल में। यही देखो यहाँ पे 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड। तो पावर वॉट में, टाइम सेकंड में, एनर्जी किस में, जूल में। आपको क्या करना है, किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करें, पावर को किस में करो, वॉट में, टाइम को किस में करो, सेकंड में कर देते हैं। ये देखो करो इसको, ये आ जाएगा 1000 वॉट, और आपके पास टाइम कितना आ जाएगा 1 आवर से 3600। और जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये याद रखना है। 1 किलो वॉट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे आप कभी कभी 1 यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोल देते हो, वो किसके इक्वल आती है, वो आती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके ओके। कुछ अदर यूनिट्स भी होती है पावर की। कभी कभार अगर आपको ऐसा कह दिया 4 यूनिट्स में से आपको पिक करनी है कि कौन सी यूनिट पावर की नहीं है, तो हॉर्स पावर एक आपके पास यूनिट होती है, जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली ये भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो 1 HP यानी हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के। 1 किलो वॉट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट एंड सो ऑन। ये सारी इसकी पावर की यूनिट। ओके, नेक्स्ट कोलिजन। कोलिजन देखो आपके पास ये टॉपिक भी इसमें आता है, आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर में 2 टाइप के कोलिजन हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक परफेक्टली इनइलास्टिक। ज्यादातर इसी में हमारा काम हो जाता है अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, अभी देखो कोलिजन होता क्या है। कोलिजन, आपको मैं पूछूं कोलिजन क्या होता है, कोई नहीं, 2 बॉडियां कोलाइड करा दो, हो गया कोलिजन, है ना। देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगेन आपके पास कोलिजन तब भी पॉसिबल है जब आपके पास कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो आपने सभी ने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में इवन अल्फा पार्टिकल का आपके पास वो होता है ना, एक हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। अल्फा पार्टिकल में जो आपने पढ़ा है, अल्फा पार्टिकल को हम डालते हैं। देखो अगर सपोज करो हमने क्या करा था, रदरफोर्ड ने आपके पास गोल्ड फॉइल ले ली थी, है ना। गोल्ड फॉइल में उसने नंबर ऑफ आपके पास अजम्पशन वो लेके चले थे, आपके पास कंक्लूजन्स आए थे उसके। एक कंक्लूजन उसमें से ये भी था कि अगर सपोज करो मेरे पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यानी कि डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, He2 पॉजिटिव, ये आ रहा है। सारे के सारे इसमें से निकल रहे थे, हमें पता है। और नंबर ऑफ अजम्पशन उसने क्या क्या दिया था, एक ऐसा था जिसकी वजह से उसको अचीवमेंट मिली थी कि ये अल्फा पार्टिकल एक कोई मैसिव चीज से टकरा के आपके पास रिवर्ट बैक हो गया था, है ना। और ये रिवर्ट बैक क्यों हुआ था, क्योंकि आपके पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन की वजह से वो पहले से ही रिवर्ट हो गया विदाउट टचिंग। आपको पता भी है इम्पैक्ट पैरामीटर ऐसे करके आपके पास वो होती हैं क्वांटिटीज, जिसमें आपको पता लगता है कि वो टच करे बिना ही आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास कोई एक मैसिव फोर्स लग जाए जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पहले ही रिवर्ट बैक हो जाए जिसके इन्फ्लुएंस में, तो तब भी आप क्या कहोगे, वो दोनों बॉडी क्या हुई है, कोलाइड, है ना। आप लेके गए अपने फ्रेंड्स को, चलो चलो लड़ना है मेरे को, इसने ये करा है ना, वो लेके गए, उसको देखते ही उसने कहा नहीं नहीं हमारे बस की तो नहीं है, ही इज वेरी बल्की जायंट, वी कांट फाइट। तो क्या होगा आपके पास, वो ऑब्जेक्ट की वजह से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगे, रिवर्ट बैक। तो उसके फोर्स के अकॉर्डिंग, फोर्स की वजह से आप क्या होगे, अपना पाथ को रिट्रेस यानी कि टकरा के, वैसे तो हम ये मानते हैं। तो तब आपके पास कैसा केस मान सकते हैं, कोलिजन, इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यही देखो हमारे पास है कि एक कोलिजन हो रहा है अगर आइसोलेटेड इवेंट में, जब हम कोई फ्री ऑफ फोर्सेस मानते हैं उसे, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तब 2 और मोर कोलाइडिंग बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को अप्लाई करें और थोड़े से टाइम के लिए, तब आपके पास उनके बीच का चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, वो क्या कहलाता है, 2 बॉडी का कोलाइडिंग होना यानी कि कोलिजन होना। ठीक है, अब 2 टाइप के कोलिजन पढ़ेंगे हम इसमें। एक है इलास्टिक कोलिजन। देखो क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में, अगर आपके पास कोई लॉस ना हो काइनेटिक एनर्जी का, तो जो 2 बॉडी कोलाइड कर रही हैं उनका कोलिजन हम कैसा मानते हैं, इलास्टिक। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने एक बॉल ली और बॉल को ऐसे बाउंस करा, बाउंस करने के बाद जिस हाइट पे मैंने उसे ड्रॉप करा था, जिस हाइट से, उसी हाइट पे वो
बैक आ गई ओरिजिनली, जिस पे ओरिजिनली थी, जहां से मैंने फेंकी उसी पे ही बैक आ गई, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का जरा सा भी लॉस नहीं हुआ। तो ऐसा कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन, जो किस में हुआ है? बॉल और नीचे ग्राउंड के बीच में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम लेके चले एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में कंप्लीट या फिर पार्शियल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। कैसे? मैंने एक फिर से बॉल ले लेते हैं, मड में फेंक दी, कीचड़ था वहां पे फेंक दी, और वो मड में जाके स्टिक होगी। जितनी भी मैंने काइनेटिक एनर्जी दी थी वो सारी क्या होगी? जीरो होगी, है ना? किसके कोलिजन की वजह से? बॉल और मड की वजह से। तो ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन, है ना? ओके, एक और भी ले सकते हो। देखो, अगर सपोज करो ये हमारे पास एक टारगेट है, ये ऊपर से बिल्कुल अच्छे से फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास वो शूटिंग वाला वो लगा हुआ है। हमने शूट करा इस पे, एरो ही शूट कर देते हैं। अगर एरो शूट करा और ये जाके इस पे स्टिक हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों एक ही मूवमेंट में ऐसे दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये भी क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। एक तो उसकी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस हुई, और ऊपर से दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टिक हो गए आपस में। तो ये भी क्या हो जाता है? इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, इसमें डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन में जो सेकेंड टाइप वाला मैंने करा है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कंजर्व और ये भी कंजर्व। फिर सेकेंड, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। कुछ ना कुछ तो लॉस्ट होएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी। अगला है नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। इसमें इलास्टिक में कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल होगी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बेशक से अलग हो जाए, पर उनका जब आप सम करोगे तो वो एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। अगला, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी में ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, वेदर उनकी वेलोसिटी जीरो हो रही हो या फिर उनकी वेलोसिटी क्या हो रही हो? सेम हो रही हो, वो स्टिक हो जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होगा? अगर दो ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी किसी से मूव कर रहे थे और बाद में भी किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की और इसकी दोनों की क्या होगी? सेम, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। देखो, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा टर्म है, जब छोटा सा उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, पूछा हुआ है काफी बार आपसे, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रीजाइलेंस आपसे पूछ लिया, ई की वैल्यू, देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। पहले तो इसको क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऊपर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसका सेपरेशन? और बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दो कोलाइडिंग बॉडीज का। और नीचे हम लिखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये अगर हम लिखें तो दोनों केस में देखो, आप ही बताना मुझे, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया u1 वेलोसिटी है, ये u2 वेलोसिटी है, ऐसे मान लिया, और बाद में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? v। तो सेपरेशन की वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब उसकी भी v और इसकी भी v। रिलेटिव क्या हुई? v माइनस v, जीरो। और एनीथिंग जो अगर आप जीरो लिख दो, जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी होने चाहिए, आंसर क्या आने वाला है? जीरो। तो ई की वैल्यू जीरो होगी किसके लिए? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। अब इलास्टिक के लिए क्या? इलास्टिक के लिए अगर मैं इसको मान लूं u1, इसको मान लूं u2, और हमने u1 माइनस u2 लिया, ऐसे ही इसको मान लेते हैं v1 और v2, और मैंने v1 v2 माइनस v1 ये ले लिया। तो दोनों को अगर आप देखोगे, दोनों के आपके पास डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा? सेम। इसको मान लो कुछ x आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है? x। काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ ही नहीं ना, हुआ ही नहीं, तो ऊपर भी जितना डिफरेंस आएगा नीचे भी वही डिफरेंस आएगा। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है? इसमें दोनों क्वांटिटी की वैल्यू कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देती है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रीजाइलेंस 1 होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक, और 0 होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। अगर हम इसमें दोनों कंजर्वेशन लगाएं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, कौन कौन सा है? मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएं तो आपके पास ये वेलोसिटीज निकल के आते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अगर ये आप एक भी याद कर लेते हो, दूसरी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऊपर मासेस का डिफरेंस, नीचे मासेस का सम, और इसके साथ कौन सी वेलोसिटी है? u1। अगले में एक सेकेंड मास और नीचे दोनों का सम, इसके साथ कौन सी वेलोसिटी है?
U2। अब नीचे वाला जब लिखना है तो आप क्या करो, M1 और M2 को रिप्लेस कर दो, M1 को और M2 को रिप्लेस कर दो, और U1 और U2 को रिप्लेस कर दो आपस में। देखो 2M1 M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2, यहाँ क्या आ जाएगा U1 आया ना, और यहाँ M2 माइनस M1 M2 माइनस M1, नीचे M1 प्लस M2 को M2 प्लस M1 लिख दो, कोई बात नहीं, U1 की वैल्यू U2, तो ये दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी। ठीक है, ओके, दैट्स इट, लेट्स कवर सम क्वेश्चंस। देखिए हमने अभी तक जितना भी करा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पावर ऑफ पंप, द पावर ऑफ पंप जो क्या कर सकता है, 200 kg ऑफ वाटर को पंप कर सकता है, कितनी हाइट तक, 80 मीटर की हाइट तक, और टाइम कितने में, 9.8 सेकेंड में। तो पावर बतानी है आपने कितनी होगी। देखो पावर को कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन या एनर्जी बाय टाइम। अभी आप क्या लिख के चल रहे हो, वाटर को किसी हाइट पे लेके जा रहे हो, तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और किसके रिस्पेक्ट में लेके जाओगे, ग्राउंड के, तो कौन सी वाली होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखे यहाँ पे, mgh/t, ये लिखेंगे। तो मास कितना है, 200, चेक जरूर कर लेना, ये सारे के सारे आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो कैसे होने चाहिए आपके पास ऐसा यूनिट में, अगर नहीं है तो आपको पहले कन्वर्ट करनी है, अदरवाइज आपको ये देखना है कि आंसर किस में लाना है। ठीक है, 200 kg, जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, नहीं दे रखी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है, कितनी ले सकते हैं वैसे, या तो 9.8 लेते हैं या फिर 10 लेते हैं। आपको दिख रहा है नीचे टाइम कितना आ रहा है, 9.8, तो कितनी लेंगे, 9.8। अगला आपके पास ये हो गया m, ये हो गया g, बचा कौन, h कितना है, 80 मीटर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16,000 वॉट। अभी तक सारे ऐसे यूनिट में थे, अब किस में कन्वर्ट करना है, आंसर किस में चाहिए, किलोवाट में, और 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के, तो बस आंसर आ गया, कितना आ जाएगा, 16 किलोवाट। तो आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपके पास थोड़ा सा वेक्टर इन्वॉल्व है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को जरा सा भी अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर ये वेक्टर दे रखा है, ये क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये वाई की डायरेक्शन में। आपको फोर्स दे रखी है इतने न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय दिस मीटर, ये मीटर में दे रखी है। वर्क डन बताना है, तो वर्क डन बता देते हैं, क्या होता है, एफ डॉट एफ कितना है, 5i प्लस 3j, और डॉट प्रोडक्ट विथ 2i माइनस j। कैसे करें इसको, अब अगर किसी को नहीं भी पता तो हम बस क्या करेंगे, आई कैप जो आपको दे रखा है, ये आई कैप वाले कोफिशिएंट को आई कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जे कैप वाले कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा काम करना है। तो क्या करें, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू -1 -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 जूल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम, अगर आपके पास इफ द मोमेंटम आर सिमिलर, दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मोमेंटम सिमिलर है, फॉर अ लाइट बॉडी के लिए भी, एंड अ हैवी बॉडी के लिए भी, मतलब कुछ ऐसा दे रखा है, लाइट बॉडी और हैवी बॉडी दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम। ओके, फिर आपको पूछ रखे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, पढ़ा था क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m, यही होता है। दोनों का मोमेंटम तो सेम है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, किससे पड़ेगा, मास से। कौन हैवी है आपके पास, एक हैवी होगा एक लाइट होगा, तो आप बताओ अगर ये वाला हैवी है, एक h हैवी ले लूं मैं, ऊपर से तो इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के। हैवी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम, क्या होगी, हैवी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम, डिनोमिनेटर में है ना, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी विल बी लेस, तो सेकंड इज इन सिंक, तो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना, यही हमने देखा है। ये देखो बस इनवर्स रिलेशन पता होना चाहिए किससे, अगर ऊपर वाला सेम है, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है मोमेंटम बताओ, तो कोई नहीं, वो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा कि जिसका भी मास ज्यादा और आपके पास उतना मोमेंटम ज्यादा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, यानी कि ये आपको दे रखा है मास इज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट u0, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन
फोर्स दे रखी है, एक्ट्स ऑन इट फॉर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। देन द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स इज, तो पावर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पावर कैलकुलेट करनी है, देखो अभी आपने देखा था हमने वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें तो फोर्स भी दे रखी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी देखा था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, तो ये लगा सकते हैं। देखो लगाने के लिए क्या करें, फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, निकालते हैं, उसके लिए u है और आपके पास F और m दे रखे हैं, क्या करें, तो हमारी इक्वेशन देखो, आप a की वैल्यू निकाल लो पहले, क्योंकि हमारे पास ये बन सकता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये ठीक है। तो इससे आपके पास u पता है, a नहीं पता, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। देखो a कैसे आ जाएगा, फोर्स पता है, m पता है, फिर u की a की क्या दिक्कत है, तो क्या आ जाएगी 5/2, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस पुट कर दो इसमें, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u तो 0 है, a की वैल्यू 2.5, टाइम की वैल्यू 10, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करें, पुट कर दे डायरेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर मिलेगा। देखो एवरेज पावर है, एवरेज पावर है तो क्या करें, कुछ तो काम होगा ना इस एवरेज का, तो इसमें जो आपके पास फॉर्मूला भी लगाओगे वो क्या होता है, v एवरेज, वेलोसिटी को एवरेज करेंगे हम, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी को एवरेज कैसे करेंगे, वेलोसिटी को एवरेज ऐसे करेंगे, देखो v एवरेज क्या होगा, u प्लस v बाय 2, u 0 था, v अभी 25 आया है, तो कितना आ जाएगा 12.5। बस अब आप पुट कर सकते हो, पुट करो, फोर्स है 5, v एवरेज की वैल्यू है 12.5, 125, 5, 625 और ये पॉइंट, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 62.5 वॉट। अगर दूसरे वाला एवरेज को बोले तो आंसर आएगा सेकंड वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। कल हम दूसरे नए सेशन के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तो तब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप लीडिंग, बाय।